वीडियो को ध्यान से अगर पूरा देखिएगा तो आप ये भी पाइएगा कि आप जो पढ़ने के दौरान जो चीज़ नोटिस नहीं करते थे वो इस वीडियो में उस चीज़ को बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के देखें। ड्राफ्ट जब पब्लिश हुआ था इसका तो ये डेट था 3 जुलाई 1984। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब याद रखना है। और इससे पहले जो रेस्क्यू रूल था वो कौन सा रेस्क्यू रूल था? कोल माइंस रेस्क्यू रूल 1959 था। और ये जो रेस्क्यू रूल 1985 है इसका इन्फोर्समेंट डेट मतलब कि ये कब से लागू हुआ है? तो 2 अप्रैल 1985 से लागू हुआ है। और ये जो रेस्क्यू रूल है किस एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार बनाया जाता है? तो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 58 के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का योग्यता जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 होता है ना, उसका सेक्शन 2 के अनुसार जो भी उसमें क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी उसके अनुसार योग्यता वहाँ होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे जो कि इसके अंतर्गत योग्यता रखता हो। ये बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। तो अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन है कि वहाँ जिस एरिया में भी माइंस है, बहुत सारा माइंस है वहाँ उस जगह पे, और उन सभी माइंस का 2 या उससे ज़्यादा ऑनर है, तब रेस्क्यू स्टेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा? तब आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिट लेना पड़ेगा या चीफ इंस्पेक्टर ही परमिट देगा कि उस सभी माइंस के लिए एक जॉइंट रेस्क्यू स्टेशन बनाया जाए। रेस्क्यू स्टेशन में एक सुपरिटेंडेंट होना चाहिए और कम से कम ये 2 इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ये मतलब इक्वल टू है या मोर देन 2 इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, या ब्रिगेड मेंबर होना चाहिए। कम से कम 18 ब्रिगेड मेंबर होने चाहिए रेस्क्यू स्टेशन में। और सुपरिटेंडेंट अगर अब्सेंट रहता है 60 दिन से अधिक के लिए, तब ऑनर दूसरा सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। ऑनर नोटिस किसको देगा? रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को देगा विदिन 7 डेज। कब देगा? जब सुपरिटेंडेंट अपना चार्ज रेस्क्यू स्टेशन का लेता है या चार्ज जब छोड़ता है तब, मतलब कि अपॉइंटमेंट के केस में और रेजिग्नेशन के केस में। सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का जो नोटिस देना है 7 दिन में, वो फॉर्म A1 में देना है। ठीक है। किसको नोटिस देगा? कौन देगा? ऑनर देगा। अब 4th नंबर रूल में क्या आ जाता है? फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। तो ये ध्यान रखना 4 ही फंक्शन होता है रेस्क्यू स्टेशन का। पहला, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना रेस्क्यू एंड रिकवरी में। जो भी RTP मतलब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, जो भी RTP हैं उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाना रेस्क्यू स्टेशन में काम होता है। और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना अपना रेस्क्यू टीम से या फिर जो भी उनके पास इक्विपमेंट है उनसे सपोर्ट प्रोवाइड करवाना किसी भी माइंस में, अगर वहाँ पे कोई भी मेजर एक्सीडेंट हुआ है तब, या फिर उस माइंस में रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है तब। और वर्क एज ए रेस्क्यू रूम के जैसा भी वर्क करेगा। कब? वैसा अंडरग्राउंड माइंस जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू रूम नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम 5th नंबर में है। अब इसमें जानते हैं कि रेस्क्यू रूम का एस्टेब्लिशमेंट कब करते हैं? जब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन 100 से ज़्यादा हो जाता है तब। और साथ साथ में ये भी देखना रहता है कि रेस्क्यू स्टेशन नहीं होना चाहिए उसके 35 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है। और रेस्क्यू रूम का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? माइन एंट्रेंस के नज़दीक होना चाहिए। अगर माइंस बहुत सारा है तो एक ही रेस्क्यू रूम सफिशिएंट होगा। किस केस में? अगर वो सभी माइंस एक दूसरे से 35 किलोमीटर के रेडियस में बाय रोड कनेक्टेड हैं तो, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हैं 5000 से अधिक नहीं रहते हैं, तब इन दोनों ही केस में एक ही रेस्क्यू रूम सफिशिएंट होगा बहुत सारा माइंस के लिए, और सभी माइंस को सेम ऑनर का ही होना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन जब 5000 से ज़्यादा हो जाएगा तब चीफ इंस्पेक्टर परमिट दे सकता है कि रेस्क्यू रूम अब रेस्क्यू स्टेशन के जैसा काम करे। लेकिन ऐसे रेस्क्यू रूम जो कि रेस्क्यू स्टेशन में बदल गए हैं वो केवल इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं रेस्क्यू एंड रिकवरी में। ठीक है। और जब वैसा रेस्क्यू रूम जो कि अब रेस्क्यू स्टेशन बदल गया है तो उसमें क्या आएगा कि एडिशनल 15 सेट रखना है 2 घंटे वाला सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस। ठीक है। पहले जब वो रेस्क्यू रूम था केवल, तो रेस्क्यू रूम में कितना सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस रहता था? 15। लेकिन जब ये रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तब 15 और एक्स्ट्रा रखा जाएगा 2 घंटे वाला, टोटल 30 हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि रेस्क्यू रूम इंचार्ज कौन होगा, या फिर इंस्ट्रक्टर लेवल
का भी कोई पर्सन हो सकता है, या फिर वैसा आरटीपी जो कि 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको अंडरग्राउंड का, और मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और कम से कम बोल रहा है कि 5 आरटीपी रखने के लिए, यहाँ पर इक्वल टू 5 और मोर देन 5 आरटीपी होना चाहिए उस रेस्क्यू रूम में। और उसमें से इन 5 में से एक आरटीपी ऐसा होगा जो कि अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस रखता हो 3 साल का, और ओवरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, या फिर मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए उसके पास। और चीफ इंस्पेक्टर रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश करने के लिए बोल सकता है ऑनर को जब सिम फायरी हो, 2nd डिग्री हो या 3rd डिग्री हो। ये तब बोल सकता है रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश करने के लिए, जब वो कंडीशन बताया गया था ना रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश करने का। क्या कंडीशन था कि मैन पावर 100 से अधिक होना चाहिए और उसके 35 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा फिर भी चीफ इंस्पेक्टर कह सकता है कि 100 मैन पावर से कम है, फिर भी आप रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। ऑनर को बोल सकता है जब सिम फायरी हो या 2nd डिग्री या 3rd डिग्री हो। तो रेस्क्यू रूम में एक आरटीपी हमेशा हर समय होना चाहिए, तीनों शिफ्ट में कम से कम एक होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक होना चाहिए कम से कम। अब 6 नंबर में क्या बोलता है कि रेस्क्यू रूम का क्या फंक्शन है, उसका क्या कार्य है वो दिया हुआ है। तो क्या क्या काम है इसका काम है शॉर्ट में साटा काम है। एस से स्टोरेज हो गया, ए से असेंबली हो गया, टी से टेस्टिंग हो गया, ए से एडजस्टमेंट हो गया। मतलब ये सभी ब्रीथिंग अपैरेटस का ही स्टोरेज करना है, उसका असेंबली करना है और उसका टेस्टिंग करना है और उसका एडजस्टमेंट करना है। किस लिए करना है? फॉर देयर स्पीडी ट्रांसपोर्ट टू माइंस, ताकि उसका जल्द से जल्द जब भी काम पड़े तो तुरंत माइंस में ट्रांसपोर्ट किया जा सके जल्दी से जल्दी, ठीक है। 7 नंबर में है कि सुपरिटेंडेंट का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो आरटीपी होना चाहिए, 5 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, ठीक है। अब 8 नंबर में इंस्ट्रक्टर के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इंस्ट्रक्टर के पास पहला सबसे पहले चीज़ वो आरटीपी होना चाहिए, फिर 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड का। 9th नंबर में है कि सिलेक्शन ऑफ आरटीपी फॉर पोस्टिंग एट रेस्क्यू स्टेशन। अब सुपरिटेंडेंट क्या करेगा कि मैनेजर से कंसल्ट करके, उस माइंस का मैनेजर से कंसल्ट करके उस माइंस का जो आरटीपी है उसको लेके जाएगा और रेस्क्यू स्टेशन में रखेगा, ठीक है। और रेस्क्यू स्टेशन में रखेगा तो आरटीपी का वर्किंग पीरियड कितना होना चाहिए, वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, और 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए एक बार में, ठीक है। तो वो आरटीपी जो भी जाएगा वहाँ से वो 1 साल से कम नहीं रहेगा और 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आरटीपी को लेके गए और 6 महीने में हटा दिए या 4 महीने में हटा दिए, नहीं, कम से कम तो 1 साल तक रखना पड़ेगा उनको, और 3 साल से अधिक समय तक उस रेस्क्यू स्टेशन में वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज क्या है 10 नंबर में, कि वो आरटीपी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए, ठीक है। 11 नंबर में इक्विपमेंट के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। तो शेड्यूल 1 में रेस्क्यू स्टेशन में कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए और कितना क्वांटिटी में होना चाहिए, और शेड्यूल 2 में दिया हुआ है कि रेस्क्यू रूम में कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए और कितना क्वांटिटी में होना चाहिए, ये दिया हुआ है। शेड्यूल 3 में दिया हुआ है कि जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू रूम नहीं है आसपास में तो वहाँ पे कौन कौन सा अपैरेटस रहेगा। 4 में ब्रीथिंग अपैरेटस का स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि ब्रीथिंग अपैरेटस को किस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है और उसका टेस्टिंग करना है। और इसमें कहता है कि अगर रेस्क्यू अपैरेटस यूज करने के दौरान कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है अंडरग्राउंड में तो 24 घंटे के अंदर मैनेजर फॉर्म 2 में रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देगा। और रेस्क्यू अपैरेटस यूज करने के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है रेस्क्यू रूम में या रेस्क्यू स्टेशन में, तब सुपरिटेंडेंट फॉर्म 2 में 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देगा। 8 नंबर में है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिटेंडेंट। ऐसे तो बहुत सारे इनका ड्यूटी होता है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको कि इमरजेंसी के दौरान कभी भी माइंस में इमरजेंसी आता है तो उसमें सुपरिटेंडेंट जो है रेस्क्यू एंड रिकवरी का वर्क करेगा और उसके कंप्लीट होने के 3 दिन के अंदर उसकी एक रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना रहता है। अब सुपरिटेंडेंट को एनुअल रिपोर्ट भेजना है
20 फरवरी से पहले या 20 फरवरी तक में वो 31 दिसंबर तक का पूरा लेखा जोखा रहता है। जो एनुअल रिपोर्ट जाता है ना, उसमें एनुअल रिपोर्ट में 31 दिसंबर तक का पूरा लेखा जोखा रहता है, और उसमें वो रिपोर्ट 20 फरवरी से या उससे पहले तक वो भेजना रहता है। किसको भेजना रहता है? चीफ इंस्पेक्टर को या रीजनल इंस्पेक्टर को। अब 13 नंबर में है इंस्ट्रक्टर का ड्यूटी। तो इंस्ट्रक्टर का ड्यूटी में मेनली क्या रहता है आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ही जो भी ब्रीथिंग अपरेटस है उस सबका इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना और उसका एडजस्टमेंट करना, और साथ साथ में जो भी रेस्क्यू रिकवरी का वर्क होता है तो उसको करना इमरजेंसी के दौरान। और रेस्क्यू स्टेशन को बिना सुपरिटेंडेंट के परमिशन के वो रेस्क्यू स्टेशन छोड़ के नहीं जा सकता है, और सुपरिटेंडेंट के एब्सेंट में इंस्ट्रक्टर ही रेस्क्यू स्टेशन का इंचार्ज होगा। 14 नंबर से लेकर के जो 17 नंबर तक है इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार आप बुक से पढ़ लीजिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें रेस्क्यू रूम इंचार्ज का ड्यूटी है, इसमें आरटीपी जो रेस्क्यू स्टेशन में रहता है उसका ड्यूटी है, ये रेस्क्यू रूम अटेंडेंट का ड्यूटी है। और 17 नंबर में बोलता है कि जो माइन जो रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम है वो माइंस से कनेक्टेड होना चाहिए टेलीफोन के लिए, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो टेलीफोन से बुला लिया जा सके। ठीक है। 18 नंबर में है रेस्क्यू ट्रेसिंग के बारे में, जो कि 3 कम से कम रेस्क्यू ट्रेसिंग होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 3 होना चाहिए ट्रेसिंग, रेस्क्यू ट्रेसिंग, वो सभी अप टू डेट होना चाहिए पिछले 3 महीनों तक से। और जो रेस्क्यू ट्रेसिंग में जो साइन यूज होगा वो शेड्यूल 5 में जो दिया हुआ है वही साइन यूज करेंगे रेस्क्यू ट्रेसिंग में। 22 नंबर में देखिए कि आरटीपी का मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है कि आरटीपी को हर 12 महीने में एक बार री एग्जामिन होगा शेड्यूल 6 के अनुसार क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। 23 नंबर में है कि आरटीपी का सस्पेंशन के बारे में, कि आरटीपी को कौन कौन सस्पेंड कर सकता है। तो ऑनर, एजेंट, मैनेजर या कोई भी इंस्पेक्टर जब इनकम्पिटेंट पाता है तो उसको सस्पेंड कर सकता है आरटीपी को। 24 नंबर में है कि इमरजेंसी के दौरान मैनेजर का क्या ड्यूटी होता है। तो इन्फॉर्म करना रेस्क्यू रूम को और रेस्क्यू स्टेशन को, आरटीपी को बुलावा भेजेगा और समन भेजेगा, और मेडिकल असिस्टेंट भी वहाँ पे बुलवाएगा। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा रीजनल इंस्पेक्टर को कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है इमरजेंसी में। ठीक है, और अगर कोई मेजर इमरजेंसी रहता है, जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में एक ग्रुप बनाया जाएगा गाइडेंस के लिए, जो कि सीनियर ऑफिशियल का होगा, डीजीएमएस का होगा, रेस्क्यू स्टेशन का होगा कोई मेंबर, और यूनियन वर्कर रिप्रेजेंटेटिव का एक ग्रुप बनाया जाएगा। उनके थ्रू गाइडेंस लिया जाएगा किसी भी मेजर एक्सीडेंट में। नंबर है कि माइंस में आरटीपी का अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जब भी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जो मैन पावर है अगर अंडरग्राउंड में 100 से अधिक होता है तो कम से कम 5 आरटीपी रखना है। ठीक है, और जब मैन पावर 500 से अधिक हो जाता है तब हर 100 पे एक आरटीपी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के देख लीजिए, जैसे अगर 500 से ज़्यादा हुआ यानी 501 हुआ तो आपको एक मैन रखना पड़ेगा। तो एक ऐड कर देंगे, टोटल 501 पे 6 हो जाएगा। 600 पे कितना हो जाएगा? 501 से लेकर के 600 तक 6 रहेगा, फिर 601 से फिर इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। इस नंबर में आ जाइए कि सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू। अब किसी भी पर्सन का सिलेक्शन कैसे होगा कि वो रेस्क्यू में ट्रेनिंग करेगा उसके लिए, तो उसके लिए मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। साथ में उसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जॉन एम्बुलेंस इंडिया का। ठीक है, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किस शेड्यूल के अनुसार? शेड्यूल 6 के अनुसार जो भी है वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है शेड्यूल 6 के अनुसार वो पास हुआ रहना चाहिए। और किसी भी पर्सन को 21 नंबर में है कि इनिशियल ट्रेनिंग देंगे तो किसके अनुसार इनिशियल ट्रेनिंग देंगे? शेड्यूल 7 का पार्ट 1 के अनुसार उसको इनिशियल ट्रेनिंग देते हैं, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग शेड्यूल 7 का ही पार्ट 2 के अनुसार उसको देते हैं। सुपरिटेंडेंट इंस्ट्रक्शन देगा लीडर को, न कि मैनेजर, और सुपरिटेंडेंट ये बताएगा उनको कि कहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, 30 नंबर पे आ जाइए। अंडरग्राउंड जाने से पहले लीडर क्या करेगा? जी पूरे टीम का, अपना जो टीम है उसका टेस्ट करेगा सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस कि कोई लीकेज है या नहीं है। ठीक है, अब लीडर का 31 में क्या काम है वो बताया हुआ है। तो ये लीडर कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करेगा और पूरे टीम को डायरेक्ट करेगा और उसका सेफ्टी मेंटेन करेगा। ठीक है, और साथ साथ में अपने पूरे जर्नी के दौरान में रूट और सपोर्ट को चेक करते हुए आगे बढ़ेगा।
और पूरी टीम को साथ में रखेगा और रूट इंडिकेट करेगा। रूट इंडिकेट करेगा मतलब कि जैसे कहीं पर जंक्शन है, 2-3 जगह रास्ता जा रहा है, तो अगर वो लीडर इधर से इधर बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो वो एरो देगा उल्टा, क्योंकि जब रिटर्निंग में आपको जाना रहेगा ना, तो वापस इधर से आप इधर जा रहे हैं, लेकिन जब वापस आइएगा तो एरो को देखते हुए इधर से आप निकल जाइएगा सही रास्ते से। तो वैसा रास्ता जहाँ पे कोई भी अगर 2 से ज़्यादा रास्ता हो, जंक्शन हो, तो आपको एरो देना है रिवर्स टाइप से, ताकि वापस से रिटर्निंग में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब थर्ड में है लीडर का काम कि प्रेशर रिकॉर्ड करना हर 20 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है, और किसी भी पर्सन को वो 1.5 घंटे से ज़्यादा 90 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करने के लिए अलाउ करेगा। यहाँ देखिए 26 में क्या बोलता है कि रेस्क्यू या रिकवरी करते समय कौन कौन सा पर्सन अंदर जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर जाने के लिए जब तक कि मैनेजर उसको ऑथराइज ना करता हो। ये केवल RTP इंटर कर सकता है, ठीक है। 27 में है फ्रेश एयरबेस के बारे में। फ्रेश एयरबेस का जो इंचार्ज रहेगा, 2 लोग रहेंगे, उसमें से एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा और एक RTP रहेगा, ठीक है। और इसमें एक स्पेयर टीम, एक तो टीम वहाँ पे रेस्क्यू रिकवरी का काम करते हुए रहेगी, उसके अलावे एक स्पेयर टीम भी रहेगी जो कि ऑपरेटर्स के साथ रेडी रहेगी तुरंत एक्शन कर लेने के लिए, ठीक है। और साथ साथ में FAV के पास 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप रहेंगे और कम से कम एक रिवाइविंग अपरेटस रहेगा, एक से ज़्यादा भी रह सकता है, और CO डिटेक्टर रहेगा, फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा, स्ट्रेचर रहेगा, हाइड्रोमीटर रहेगा, ठीक है। अब रेस्क्यू टीम को लीड कौन करेगा? लीडर करेगा। लीडर को अपॉइंट कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट करेगा, ना कि माइंस का मैनेजर करेगा या ऑनर एजेंट करेगा, ठीक है। तो लीडर को अपॉइंट कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट करेगा। कि रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन का इस्टेब्लिशमेंट और उसका मेंटेनेंस और साथ साथ में वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, ये सब देखना ऑनर की जिम्मेदारी है। और साथ साथ में अपॉइंट करना सुपरिटेंडेंट को, इंस्ट्रक्टर को और रेस्क्यू रूम इंचार्ज को और RTP को उस जगह पे, और साथ में रेस्क्यू इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करना, ये सभी ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या कोई भी इंस्पेक्टर जो ऑथराइज किया हो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, वो एग्जामिन कर सकता है रेस्क्यू स्टेशन को या रेस्क्यू रूम को, ठीक है। और इस रूल में, रेस्क्यू रूल में जो भी नियम है, उस नियम, किसी भी नियम से छूट देने का जो शक्ति है वो चीफ इंस्पेक्टर के पास है। एक रेस्क्यू टीम में कम से कम 5 पर्सन और अधिक से अधिक 6 पर्सन इंक्लूडिंग लीडर, मतलब लीडर मिला करके 5 हो सकता है कम से कम, या लीडर मिला करके कम अधिक से अधिक 6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और 5 से कम नहीं होगा। तो उतने पर्सन रहने चाहिए एक रेस्क्यू टीम में, ठीक है। और इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको अगर ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए आप एक्स्ट्रा ब्रीथिंग अपरेटस ले जाना चाहते हैं तो आप नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, उसके जगह पे आप सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जा सकते हैं। और जो रेस्क्यू टीम होगी शेड्यूल 8 में जो भी सिग्नल दिया हुआ रहेगा ना, उसी का यूज करेगी। और लीडर का सभी मेंबर बात मानेंगे, रेस्क्यू टीम में जितने भी मेंबर हैं वो सभी लीडर का बात मानेंगे, ना कि सुपरिटेंडेंट का या मैनेजर का, ठीक है। में दिया हुआ कि किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा तुरंत एक रेस्क्यू रिकवरी करके आने के बाद तुरंत आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच करके आपको फिट नहीं कर दिया गया हो। यहाँ देखिए शेड्यूल 4 में क्या बोला है कि ब्रीथिंग अपैरेटस, जो सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस है, उसका टेस्टिंग करना है हर महीने में एक बार, मतलब मंथली टेस्टिंग करना है उसका, और उसमें इम्प्योरिटीज नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, ठीक है। और फ्लो मीटर से क्या टेस्ट करते हैं? रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ये टेस्ट करते हैं। लेकिन जो फ्लो मीटर है उसका टेस्टिंग कब होना चाहिए? कम से कम 6 महीने में एक बार होना चाहिए। और शेड्यूल 5 में जो साइन दिया हुआ है वही साइन और सिंबल रेस्क्यू ट्रेसिंग को बनाते समय यूज करना है। इसके अनुसार स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो मेंटेन होता है वही आपको मेंटेन करना है RTP को सिलेक्ट करने के समय, और जो उसको जब री एग्जामिन कीजिएगा उस समय भी। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है इंसान का, तो इसमें जो दिया हुआ है वही आपको लिखना है कि नॉट मोर देन 90 और नॉट लेस देन 60, ठीक है। मतलब कि इतना बीट पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, तब वो नॉर्मल हार्ट बीट है। अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक प्रेशर कम से कम अधिक, इससे नॉट मोर देन 140 होना चाहिए, और डिस्टोलिक प्रेशर नॉट मोर देन 80 mm होना चाहिए।
सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब है कि जब हमारा हार्ट से ब्लड पंप होता है ना, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, वो उसका प्रेशर अधिक रहता है, तो वो प्रेशर 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिस प्रेशर से ब्लड हमारे हार्ट में जाता है उसका प्रेशर रहता है 80 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सरे एग्जामिनेशन कब? हर 2 साल में एक बार होना चाहिए आरटीपी का। यहाँ देखिए शेड्यूल 1 में रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए वो उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें तो ऐसे दिया हुआ बहुत सारा, लेकिन आपको कुछ ही याद रखना है। जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन का जो ब्रीथिंग apparatus है, जिसको हम लोग सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus बोलते हैं, वो रेस्क्यू स्टेशन में 54 होना चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन का 6 होना चाहिए। ठीक है। और CO डिटेक्टर 30 होना चाहिए और मल्टी गैस डिटेक्टर 2 होना चाहिए कम से कम। ठीक है। रिवाइविंग apparatus 12 होना चाहिए और सेल्फ रेस्क्यूअर भी 12 होना चाहिए। CH4 डिटेक्टर यानी मीथेन डिटेक्टर भी 3 होना चाहिए। ठीक है। इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना है। और शेड्यूल 2 में रेस्क्यू रूम में होना चाहिए क्या क्या? 2 घंटे वाले यानी जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो 15 होना चाहिए सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus, और शॉर्ट ड्यूरेशन वाला 2 होना चाहिए। रिवाइविंग apparatus 3 होना चाहिए, मीथेन डिटेक्टर 2, CO डिटेक्टर 2 और मल्टी गैस डिटेक्टर 1 और सेल्फ रेस्क्यूअर 4 होना चाहिए। ठीक है। और शेड्यूल 3 में जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू रूम नहीं है वहाँ पे 10 रिवाइविंग apparatus होना चाहिए, 1 CO डिटेक्टर होना चाहिए, 10 CO ट्यूब डिटेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे शेड्यूल 8 में कोई भी रेस्क्यू टीम जब रेस्क्यू रिकवरी में जा रहा था तो उनके साथ एक हूटर रहता है, जैसे वो हॉर्न बजाते हैं उस टाइप का एक हूटर रहता है। तो 1 नंबर अगर 1 हुड बजता है तो उसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रेस हुआ है किसी भी पर्सन को रेस्क्यू टीम में, या वो हेल्प मांग रहा है कोई भी पर्सन। 1 नंबर का हुड को भी बजा सकता है पूरी रेस्क्यू टीम में। ठीक है। 2 बार अगर हुड बजाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो रुकने के लिए कहा जा रहा है। और अगर 3 बार हुड बजता है तो इसका मतलब होता है रिटायर करना यानी पीछे हटना। 4 बार बजाया जा रहा है मतलब एडवांस के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ना। और 5 जब बजाया जाता है तब उसका मतलब होता है गैदरिंग करना, मतलब एक जगह सब जमा हो जाता है, कुछ डिस्कशन करना रहता है उस केस में। ठीक है। अब एक और टग का मतलब बताया हुआ है। टग मतलब कि जब हम लोग ये स्मोक हेलमेट यूज करते हैं, रेस्क्यू रिकवरी में कोई भी पर्सन गया हुआ है और वहाँ पे जब स्मोक हेलमेट है तो उसके साथ में एक अपने साथ वो रस्सा भी लेके जाता है। तो वो अगर एक बार उसको टग करता है, एक बार जैसे अपनी तरफ खींचता है रस्से को, तो इसका मतलब होता है कि मोर एयर रिक्वायर्ड। ठीक है। ज़्यादा हवा उसको चाहिए। अगर वो 2 बार टक करता है तो उसका मतलब कि उसको कम हवा चाहिए, और 3 बार उसको टक करता है तो वो कह रहा है कि हेल्प मी आउट, मतलब खुद को बाहर निकालने के लिए वो कहता है। अब यहाँ देखिए शेड्यूल 7 का जो पार्ट 1 है उसमें इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है। उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी प्रैक्टिस 12 दिन से कम का नहीं करवाना है ब्रीथिंग apparatus से। ठीक है। और 2 दिन से कम नहीं करवाना है स्मोक हेलमेट से, या फिर वैसा कोई apparatus जो कि सेम पर्पस के लिए यूज होता हो। और नंबर ऑफ पर्सन इसमें 5 से कम नहीं होंगे और 8 से अधिक नहीं होंगे, इसके अनुसार जो भी ट्रेनिंग होगा उसमें। ठीक है। और पार्ट 2 में क्या कहा गया रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में, और इसमें कम से कम जो प्रैक्टिस करवाना है एक कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 8 प्रैक्टिस करवाना है, मतलब 8 या उससे ज़्यादा करवा सकते हैं, कम से कम 8 प्रैक्टिस करवाना है रिफ्रेशर के लिए। और जो 2 प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है ना वो 4 मंथ से यानी 4 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई भी पर्सन ये प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, उसका गैप 4 महीने से अधिक हो जाता है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और फिर अगर उसको एक्टिव होना है, आरटीपी बनना है, तो उसको वैलिड रीजन बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन को। और अगर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन को तर्क सही लगेगा तब फिर वो अतिरिक्त 5 दिन का ट्रेनिंग दे सकता है, जो रूल 21 के अनुसार है उसके।